तो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच क्या होती है, या जिसे हम आउटकम बेस्ड अप्रोच भी कहते हैं, ये हमारे रिज़ल्ट से रिलेटेड होती है कि कोई भी टीचर अगर कोई काम करा रही है तो जो उसने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उसका जो आउटकम क्या निकल के आया, कितने बच्चे कॉम्पिटेंट हुए। कॉम्पिटेंसी मतलब क्षमता, उस कार्य को करने की क्षमता, कि उनमें कितनी ज़्यादा कॉम्पिटेंसी आई है, कितनी मास्टरी आई है, कितनी, तो ये सारे इसमें रिलेटेड होते हैं। तो यानी आउटकम से रिलेटेड होती है। अब कॉम्पिटेंसी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो असेंशियल स्किल, कि कोई भी काम मुझे करना है उसके लिए जो ज़रूरी स्किल है, जो नॉलेज चाहिए मुझे, जो एटीट्यूड चाहिए, बिहेवियर चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अ रियल वर्ल्ड टास्क और एक्टिविटी। मतलब आप एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे कि आप एक जॉब कर रहे हैं, ठीक है, नौकरी के लिए ज़रूरत है, या जैसे आप टीचर हैं उसके लिए ज़रूरत है कि आपको मास्टरी होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, कि जो टीचर की जितनी स्किल्स हैं, ब्लैक बोर्ड हैंड राइटिंग है, माइक्रो टीचिंग में हमने जितनी स्किल्स पढ़ी थी, क्वेश्चन प्रॉबिंग स्किल्स हैं, ये सारी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरेक्शन स्किल, हर सारी स्किल्स होनी चाहिए। लेकिन कॉम्पिटेंसी क्या होगी कि उस स्किल के साथ साथ अगर आप उस स्किल में मास्टरी कर लेते हो, स्किल है आपके पास पढ़ाने की, लेकिन आप अपने आप को और नॉलेज से अपडेट कर रहे हो, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपका बिहेवियर अच्छा है, आप इफ़ेक्टिव टीचिंग कर रहे हो, आप क्या कहते हैं, आपकी एबिलिटी बढ़ रही है, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ रही है, तो एक स्किल से और जो बाकी चीज़ें और इसमें एडिशन हो जाता है, इंक्लूड हो जाती है, तो वो हमारी कॉम्पिटेंसी हो जाती है। यानी कि स्किल जो है कॉम्पिटेंसी का एक पार्ट है, एक छोटा हिस्सा है, और उस स्किल के अंदर जब हम मास्टरी कर लेते हैं, ठीक है, स्किल जैसे मान लो आपको एडिशन आता है, ठीक है, एडिशन कर लेते हो आप, लेकिन कॉम्पिटेंसी क्या हो जाएगी कि आप माइंड में कितनी फास्ट उसको एडिशन कर रहे हो, कितनी एबिलिटी है कि आप 2 के साथ साथ 3 डिजिट्स का, डेसिमल वाले डिजिट्स का, और जो शॉर्ट ट्रिक से कितना कर लेते हो, तो वो आप उतने कॉम्पिटेंट हो। तो ये क्लासरूम अप्रोच के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ये आउटकम पे बेस्ड होती है, कि इसके अंदर जो हमारी ज़रूरी स्किल भी सिखानी है, उसमें नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर, ये सारी रियल वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ें सारी उनमें सिखाई जाती हैं। तो असेंशियल स्किल्स जो हैं, वन नीड्स टू बी अ सक्सेसफुल लर्नर आप जब भी बनोगे जब आपको जो भी ज़रूरी स्किल्स हैं, मान लो आपको एक टीचिंग स्किल्स आपके पास है, लेकिन आपकी पुअर हैंड राइटिंग है कि आप ऐसा लिखते हो ब्लैक बोर्ड पे कि बच्चा नहीं समझ पाता, आपको एक्सप्लेन नहीं करना आता, सिर्फ आपको क्या कहते हैं, क्वेश्चन पेपर आप फ्रेम कर सकते हो, लेकिन आपको और बाकी चीज़ें नहीं आती, कि आपके पास डिग्री है लेकिन बच्चों को समझाना नहीं आता, तो ये कॉम्पिटेंसी में ये नहीं आती। कॉम्पिटेंसी में का मतलब होता है कि आपको हर चीज़ में जो है उसका परफेक्शन आपके पास आ जाए, सारी स्किल्स का जब आप जो परफेक्शन होगा वो कॉम्पिटेंसी में आएगा। कॉम्पिटेंसी को हम डिफाइंड भी कर सकते हैं, हम इसको मेजरमेंट भी कर सकते हैं, और क्लस्टर ऑफ रिलेटेड नॉलेज एंड स्किल्स अकम्प्लिश्ड बाय एन इंडिविजुअल, और एक इंडिविजुअल को पता भी होता है कि मैं इतना कॉम्पिटेंट हूँ, वो इंडिविजुअल के साथ साथ जो उस काम से रिलेटेड है वो भी उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मान लो आप टाइपिंग करते हो, टाइपिंग की एक जॉब है, उसमें नीड है कि आपकी 35 जो है 1 मिनट में 35 आप टाइप करो वर्ड्स, लेकिन वो आप यानी स्किल है, लेकिन कॉम्पिटेंसी क्या होगी, अगर आप इतने एक्सपर्ट बन रहे हो कि 1 मिनट में आप 50 वर्ड टाइप कर रहे हो, तो वो आपको भी पता होगा, और साथ में जो आपको चेक कर रहा है, जो टीचर है, जो या जो आपका साथी है, उसे भी पता होगा। तो इसलिए हम कॉम्पिटेंसी को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। अब आ जाता है इसके अंदर कि हम कह सकते हैं कि हम इसको अचीवेबल है, अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंडिविजुअल की जो एबिलिटी होती है कैन पोसेस
फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस के लिए जो इंडिविजुअल की जो एबिलिटी है, जो उसकी क्षमता है, उसका हम असेस इसमें कर सकते हैं कि उसमें इतनी क्षमता है कि वो इस काम को और ज़्यादा इम्प्रूव तरीके से कर सकता है। जैसे आपको अपने क्लासरूम में बच्चे पता है कि ये इस लड़की की हैंडराइटिंग अच्छी है, ये इंटेलिजेंट है, जो भी है, लेकिन फिर आपको पता है कि ये और भी अच्छा कर सकती है, इसको थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मास्टरी की ज़रूरत है। तो यानी उसकी स्किल में मास्टरी जब आ जाएगी तो वो कॉम्पिटेंट हो जाएगी। हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं क्योंकि क्लियरली डिफाइंड कर सकते हैं कि मुझे इस लेवल को अचीव करना है। जैसे अभी आपका एग्ज़ाम है, आपके अंदर स्किल है वो सारी एक टीचर बनने की, तो आप उसके मेजरमेंट कॉम्पिटेंट कब हो जाओगे? अगर आपने एक रैंक हासिल कर लिया आपने, तो वो क्या हुआ, आपने अपनी कॉम्पिटेंसी का मेजरमेंट आपका हो गया जब आपको वो रैंक मिल गई। कम्युनिकेबिलिटी होती है, इसमें कम्युनिकेशन कर सकते हो, कोई भी जो उस फील्ड से रिलेटेड है वो उसको समझ सकता है। जैसे अगर मैंने टाइपिंग के बारे में बोला, तो जो टाइपिंग से रिलेटेड है, जिसे पता है कि कैसे मेजरमेंट करते हैं वर्ड्स, 1 मिनट में कितने वर्ड्स हम टाइप कर सकते हैं, वो उसको मेजर कर सकता है। एप्रोप्रिएटनेस होती है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग स्टैंडर्ड, हर इंसान की मास्टरी का लेवल अलग होता है। वी कांट कंपेयर टू पर्सन को हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो उसका मैक्सिमम लेवल तक उसको लेके जाना ही कॉम्पिटेंसी है। मान लो आपके क्लास में 2 बच्चे हैं, ठीक है, और दोनों बच्चे जो हैं डांस अच्छा करते हैं, ठीक है, आपको उनकी स्किल है उनमें डांस करने की, लेकिन आपको फिर भी उनकी क्षमता पता है कि वो किस हद तक बेस्ट अचीव कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी जो जेनेटिक है, जो उनकी हेरिडिटी ने एक उनको लिमिट तय कर दी है। हमने साइकोलॉजी में भी पढ़ा था कि हेरिडिटी हमारी एक लिमिट तय कर देती है, और एनवायरनमेंट की उस लिमिट का हम मैक्सिमम, उस जो हमें मिला है, गॉड गिफ्टेड हेरिडिटी ने हमें दिया है, उसका मैक्सिमम लेवल तक हम कैसे ले जा सकते हैं, वो एनवायरनमेंट हमारी हेल्प करता है। तो आप कॉम्पिटेंसी आप उसी को कह सकते हो कि इसके अंदर हर बच्चे का लेवल, इंडिविजुअल का लेवल क्या होता है, अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, और उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो उसमें कॉम्पिटेंसी हासिल करता है। जैसे आपने कई बच्चे देखे होंगे कि वो कहते हैं कि हम मॉक टेस्ट देते हैं, इतने इतने घंटे पढ़ते हैं, फिर भी हमारे जो नंबर है वो ज़्यादा नहीं आ पा रहे। तो क्योंकि उनका वो चाहे कितने ही टाइम से कर रहे हो, एक तरह से उन्होंने वो कॉम्पिटेंसी का लेवल, उनकी शायद हेरिडिटी ने उतना लेवल सेट कर दिया है कि वो इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये तो अप्रोप्रिएटनेस जो होती है हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है। तो जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि प्राइमरी लेवल जो होता है, जैसे हमें बच्चों को लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज करनी है, तो हम कैसे पता चलाएगा उनका, एक हमने, आप कह सकते हैं मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग हमने सेट कर देना है कि ये इसको मैक्सिमम ये चीज़ें तो आनी चाहिए कि वो उनकी स्पीक कर सकते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पढ़े, जो रीड करे प्रिंट को और हैंड राइटिंग को फ्रीली करे, ठीक है। डिक्टेशन, जो भी पंचुएशन के साथ, अगर हम कोई डिक्टेशन बोल रहे तो पंचुएशन का यूज़ करके लिखे, और रीडिंग करे टेक्स्ट की और आंसर दे सके, बिकॉज, सिंस, इन सब का। और जैसे मैथ में कॉम्पिटेंसी हमने क्या कर दी है कि वो यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या हैं, एवरेज हाइट बता सकते हैं या एंगल्स बता सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, कुछ भी हम बना सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हैं कुछ। तो कॉम्पिटेंसी, अब जैसे, तो आप जैसे एक तरह से मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग होती है, जो हमारा MLL होता है, वो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग की 10 साल का बच्चा है तो इसको मिनिमम ये चीज़ आनी ही चाहिए, उसमें इतनी मास्टरी होनी ही चाहिए कि वो हिंदी का, इंग्लिश का अच्छे से रीडिंग कर सके, राइटिंग कर सके, मैथमेटिक्स में वो सारे जो सम्स हैं उसको सॉल्व कर सके, ठीक है, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो अब ये है कि वो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग सेट कर देती है। अब स्किल जैसे मैं अभी डिस्कस भी कर चुके हैं, स्किल होता है कि कोई भी ग्रुप ऑफ टास्क जो हम एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हमें, या शॉर्ट टर्म में बोलें कि जिसके अंदर हमारे मोटर फंक्शंस हमारे यूज़ हो रहे हैं, लेकिन जो स्किल का जो हायर लेवल है वो कॉम्पिटेंसी है
कि इसमें नॉट ओनली स्किल इज़ इनफ बल्कि उस स्किल में एफिशिएंसी भी चाहिए। मास्टरी जब हम अचीव कर लेते हैं तब वो हमारी कॉम्पिटेंसी बन जाती है। तो ये जो हमारी अप्रोच है इसके अंदर हम जो ध्यान देते हैं कि यूनिट का प्रोग्रेशन इज मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स, इट इज़ नियरर टू लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। इसका मतलब ये है कि हमें इसके अंदर ये ध्यान नहीं देना टीचर को कि मुझे एक स्पेसिफिक टाइम में सिलेबस कंप्लीट कराना है, इतना हमारा सिलेबस का काम हो गया। इन सब चीज़ों पे ध्यान ना देने की बजाय हमें ये देखना होता है कि जो स्पेसिफिक चीज़ मैंने पढ़ाई है उसमें बच्चों को कितनी मास्टरी हासिल हुई है, क्या हर बच्चा उसे पढ़ सक रहा है, क्या हर बच्चा उसे सोल्व कर सक रहा है। ये रोट लर्निंग के बिल्कुल खिलाफ है बल्कि मास्टरी के बारे में बताती है। तो ये जो कॉम्पिटेंसी अप्रोच है ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच भी हम बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर जब तक आगे हम अलग स्टेप पे नहीं जाएंगे, जब तक हम फर्स्ट स्टेप नहीं अचीव कर लेते, चाहे हमें कितना भी टाइम लग जाए। तो ये इस अप्रोच में मेनली होता है कि सिलेबस पे ध्यान नहीं देना बल्कि स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल में बच्चे की मास्टरी करानी है। कि आप सब्ट्रैक्शन पे जब जाएंगे जब बच्चा एडिशन सीख ले, चाहे आपका कितना ही टाइम यूज़ हो उसमें। अब इसके अंदर हमेशा जो है लेते हैं हम पार्टिसिपेंट की कितनी नॉलेज है एंड एटीट्यूड वाइल you are assessing any competency, but remember that actual performance of the learner is the primary source of evidence of assessment। तो competence हमें किसको कैसे बनाएंगे, इसके अंदर सबसे पहले हम जो है कि प्रेजेंट में तो बच्चे को पहले से कितना आता है और उसके बाद हम उसे आगे लेके जाएंगे, लेकिन एंड में असेसमेंट उसी चीज़ का होगा जो हमने सेट कर दिया है कि ये उसे आना चाहिए। कि बट हमने कॉम्पिटेंसी सेट कर दी है कि सेकंड क्लास के बच्चे को एडिशन 2 डिजिट्स का कैरी वाली डिजिट्स का अच्छे से आ जाना चाहिए। अब चाहे बच्चा वो 0 से शुरू करे या उसे 1 डिजिट का आता हो या उसे काउंटिंग ही ना आती हो, लेकिन आपको सेकंड क्लास के बच्चे को हमने मिनिमम लेवल सेट कर दिया कि उसे 2 डिजिट का एडिशन आना चाहिए। तो टीचर को कैसे भी करके उसके बेस से उसे असेसमेंट हमारा 2 डिजिट का होना है, तो वहाँ तक उसे पहुँचाना है चाहे कितना भी टाइम लगे। तो ये एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। तो उस नॉलेज को जो उसे पहले आती है उस नॉलेज से उसको लेके जाना असेसमेंट तक। असेसमेंट क्योंकि जब होगा तब उसका होगा कि बच्चे को 2 डिजिट्स का एडिशन आए। तो इसमें क्या होता है, हमें इमीडिएट फीडबैक भी मिलता है कि हम असेसमेंट कर रहे हैं, कि हमने जब असेसमेंट का टाइम आया हमने असेसमेंट किया, पता चला बच्चा नहीं सीखा। अगर नहीं सीखेगा तो हम उसे दोबारा सिखाएंगे, हम उसे बार बार सिखाते रहेंगे, हम उसे रेमेडियल टीचिंग देते रहेंगे जब तक कि बच्चा उस लेवल को जो हमने सेट किया है उस लेवल को अचीव करने में जो है सक्सेसफुल नहीं हो जाता। हम वो चीज़ बार बार कराते रहेंगे जिसे हम मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट जो है एक ही प्रोग्राम को एक ही चीज़ को बार बार करता रहता है प्रैक्टिस उसकी, जब तक कि उसे उस चीज़ में मास्टरी नहीं मिल जाती। तो जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग इन्हें हम बोलते हैं, जैसे ये सेट किए थे नेशनल लेवल और नेशनल पॉलिसी जो एजुकेशन की बनी थी 1986 में, तो इसमें 3 सब्जेक्ट्स के लिए मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग सेट किए थे, लैंग्वेज, मैथ्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए। तो ये हमने क्यों सेट किया था, जिससे कि हम कॉम्पिटेंसी ला सके, क्योंकि हर जो बच्चा था उनका जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, उनके एज में डिफरेंस थे, तो हर बच्चा सीखे। तो जैसे अब भी अगर हम बोलते हैं राइट टू एजुकेशन के अंदर भी कि चाहे बच्चे की एज के अकॉर्डिंग हम उनका एडमिशन लेंगे, चाहे बच्चा कभी भी स्कूल नहीं गया, अगर वो उस जितने साल का है उतनी एज के अकॉर्डिंग हमने उसका 7 साल का बच्चा है तो हम उसका अगर एडमिशन ले रहे हैं क्या कहते हैं सेकंड या थर्ड क्लास में अगर हम उसका एडमिशन ले रहे हैं, तो चाहे उसे 0 स्टडी हो, उसकी पीछे का कुछ नहीं आता हो, पहली बार स्कूल में गया हो,
एज के अकॉर्डिंग हमने उसका एडमिशन लेना है, लेकिन ये टीचर का कर्तव्य है कि जो मिनिमम लेवल उस क्लास का सेट कर दिया है कि इतने साल के बच्चे को, इस क्लास के बच्चों को ये इस चीज़ में परफेक्शन होना चाहिए, वो टीचर को उसे उस कॉम्पिटेंसी में लेके आना है, उसे सिखाना है, चाहे वो एक्स्ट्रा टाइम दे, कुछ भी दे, वो हमें तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग उसको सेट करना कहते हैं। तो इसके अंदर जो है, तो हम इसे बोल देते हैं, ये सिलिकल मेथड है। सिलिकल मेथड का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करी, मैंने पूरी प्लानिंग बनाई, टीचर प्लानिंग करके आता है अपनी लेसन प्लानिंग, फिर वो पढ़ाता है, टीच करता है, टीच करने के बाद फिर वो टेस्ट लेता है, यानी बच्चे का असेसमेंट करता है। असेसमेंट में उसे कमियां दिखी कि बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो दोबारा से पढ़ाएगा, ठीक है। दोबारा से पढ़ाने के बाद फिर वो दोबारा से रीटेस्ट लेगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक बच्चा जो है वो कॉम्पिटेंसी अचीव नहीं कर लेता। अब इसकी यूज़फुलनेस क्या है? यूज़फुल ये इसलिए है क्योंकि बच्चे ने अगर जो भी चीज़ आज याद करी है तो भविष्य में कभी भी नहीं भूलेगा, क्योंकि उसने उसकी इतनी प्रैक्टिस करी है। जब तक उस चीज़ को सीखा है तब तक उसमें कॉम्पिटेंसी, मास्टरी उसमें नहीं आ गई है। चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे अब 2 का टेबल आपसे पूछ लो, चाहे कोई आपको कितना मारे पीटे, लेकिन आप नहीं भूलोगे क्योंकि आप मास्टरी उसमें कर चुके हो, सीख सीख के, याद कर करके। तो कॉम्पिटेंस इसमें है कि हम नहीं भूलेंगे। और जो इसके अंदर जो असेसमेंट में क्या हो सकता है कि जो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, कि अगर आपके लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो गए जो आपने उस टॉपिक से रिलेटेड बनाए हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा कि आपने बनाया कि ये टॉपिक पढ़ के उस बच्चे के बिहेवियर में या स्पेसिफिक कह लो ऑब्जेक्टिव, ये परिवर्तन आएगा। तो इसमें बच्चे में सच में वो परिवर्तन आता है क्योंकि टीचर उसके पीछे लगी रहती है जब तक वो सीख ना जाए। और इसमें हम अलग अलग एक्टिविटीज़ कराते हैं। ये लर्नर सेंटर्ड है कि स्टोरी टेलिंग, रोल प्ले करा लिया, डायलॉग है, प्रैक्टिस है, रिडल है, वर्ड प्ले है, मैजिक, क्विज, पजल, सारी चीज़ें हम हर स्टेप, हर चीज़ को, हर मेथड को हम फॉलो करेंगे क्योंकि हमने बच्चे को उसमें एक्सपर्ट बनाना है। चाहे जितनी भी एक्टिविटीज़ टीचर यूज़ करे, लेकिन मुद्दा ये है कि बच्चा एक्सपर्ट होना चाहिए। अब असेसमेंट भी है, इसके अंदर असेसमेंट कर सकते हैं जो हमने रिजल्ट निकाला है, क्योंकि ये हम मेजरेबल है, अचीवेबल है। तो रेमेडियल टीचिंग देंगे, जो बच्चा लो अचीवर है, जिसने नहीं अचीव किया, डायग्नोज किया, मैंने फिर रेमेडियल टीचिंग दी। और जिसने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट, जिसकी बहुत अच्छी हुई है, हाई अचीवमेंट कर ली एक स्पेसिफिक टाइम से पहले और उस चीज़ में मास्टरी कर ली है, तो हम उसको एनरिचमेंट प्रोग्राम देंगे, उनको और ज़्यादा बेटर चीज़ें दे सकते हैं करने के लिए, जिससे कि बच्चा और ज़्यादा सीखे। अब लिमिटेशन है इसकी कि ऐसे टीचर की बहुत ज़्यादा कमी है कि इंडिया के अंदर जिसको अपने कंटेंट के ऊपर इतनी कमांड हो कि वो बच्चे को इस लायक बना सके, और साथ में टीचर का एक्सपर्ट होना भी ज़रूरी है। एक्सपर्ट टीचरों की भी कमी है। टाइम की बहुत कमी होती है क्योंकि एक स्पेसिफिक हमारा टाइम है और उसमें हमें सारा अपना सिलेबस भी पूरा कराना है और एक्टिविटी करिकुलर, को करिकुलर सारी चीज़ें करवानी होती है। और फिर स्कूल का भी एक स्पेसिफिक टाइमिंग होता है। अगर 2 शिफ्ट का स्कूल है तो टाइमिंग और कम हो जाता है। फिर बच्चे के हॉलीडेज़ भी हैं और रिसोर्सेज की भी कमी होती है कि कई बार हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता, और टीचर्स की नीयत की भी कमी होती है कि वो कुछ कराना नहीं चाहती। सबको चाहिए कि आराम से उनका काम हो जाए और ज़्यादा इन बच्चों पे ध्यान देना नहीं चाहती हैं वो। तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, उसमें हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के बारे में। तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।